गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आज हम फिर जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम का। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। भारत जो हमारा चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे इतिहास से संबंधित। सारे पॉइंट को आप लोग को याद करना है, लिख लेना है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यूट्यूब पे हमारा जो ग्लोबल स्टडी चैनल है वह मैट्रिक का फ्री में, मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में, उसकी तैयारी बिल्कुल फ्री में हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर जा कर के हमें सर्च कर सकते हैं ग्लोबल स्टडीज लाइव, ये बिना स्पेस करके ये डालिएगा और सर्च कीजिएगा ग्लोबल स्टडीज लाइव, और इसको सर्च कीजिए। और हमारा बहुत सारा वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी सब्जेक्ट का, उसको देखिए और तैयारी कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो अगला जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, जो इतिहास का है, सोशल साइंस का हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद का अर्थ, यानी राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए या ऐसा भाव रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, एकता एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। जैसे अपने भारत की बात करें तो हम लोग हमेशा भारत के लिए, भारत के जो हमारा जो देश है उसमें उसके अपने देश से प्रेम करते हैं। देश के एकता अखंडता के लिए हम लोग अपना जान बलिदान देने के लिए हम लोग हमेशा कृतज्ञ रहते, हमेशा मतलब तैयार रहते हैं। और समान राष्ट्र, समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। चेतना का मतलब सभी लोग का एक व्यू, मोटिव, राष्ट्र के प्रति मोटिव कि हमारा एक राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र रहेगा। और ये जो चेतना है यही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। हम सभी भारत के नागरिक है, यह भावना है, यह चेतना है हमारे अंदर और हम सभी भारतीय हैं, ये क्या है, राष्ट्रवाद है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। समान ऐतिहासिक का मतलब इनका इतिहास एक है, एक ही पृष्ठभूमि से है। राजनीतिक यानी इनका जो नियम, लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, कानून है, वह सभी पर समान रूप से लागू होती है, लोग मानते हैं। और सांस्कृतिक विरासत यानी ये भारत का जो कल्चर है, जो भारत के जो विभिन्न राज्यों में जो कल्चर है, सभी लोग उसको क्या करते हैं, अच्छे दृष्टि से देखते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको अपने देश का ही कल्चर मानते हैं, चाहे किसी वो राज्य के हो। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधते हैं। इसमें अपना भारत बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन विभिन्न भाषा होने के कारण भी ये क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम में उन्हें एक सूत्र में बांधते हैं। यानी विभिन्न भाषा होने के कारण भी सब अपने आप को भारतीय कहते हैं, सभी भारतीय नागरिक अपना जो कर्तव्य है उनका देश के प्रति उसको बखूबी निभाता है, निभाना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रवाद है, यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करना, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्र के उन्नति के लिए वो अपना अपने जीवन का जो है, अपना जो भी बहुमूल्य कार्य होता है राष्ट्र के, राष्ट्र निर्माण के लिए वो अपना देते हैं सभी। आगे देखते हैं राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, यानी राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है, इसका जन्म होता कैसे है। नेशनलिज्म का जो राइज होता है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद जो है इसका भावना लोगों में, उस देश के नागरिकों में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। तो देखते हैं यूरोप में क्या है, यूरोप में कैसे हुआ राष्ट्रवाद का जन्म। राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र राज्यों के उदय यानी नए नए राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है।
भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में, यानी भारत और वियतनाम बहुत सारे देश है जो उपनिवेशिक देश है, जो दूसरे देशों का गुलाम था। जैसे भारत ब्रिटिश का गुलाम था, तो भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ। तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यानी जो देश गुलाम हो जाएगा, गुलाम होगा, वह आजाद होना चाहेगा। आजाद होने के लिए उसमें राष्ट्र चेतना यानी राष्ट्रवाद का पहले विकास होगा, तभी वह क्रांति का रूप लेता है। पढ़ेंगे इसके इसके आगे। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण, और भारत में क्या कारण है कि राष्ट्रवाद की भावना जो है जो पनपा, बहुत सारे कारण है, उसमें हम लोग देखते हैं। पहला जो कारण है वो है साहित्य, लोक कथा, गीतों और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार। जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत था यानी गुलाम था, तो यहाँ के जो कवि थे, गायक थे, या विभिन्न जो नुक्कड़ नाटक वाले थे जिनमें चेतना था राष्ट्र के प्रति, वो साहित्य और कहानी चित्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर रहे थे कि हम भी क्या होंगे, अपने देश को आज़ाद कराएंगे, राष्ट्र के लिए हम लड़ेंगे, आज़ादी लेंगे। तो इन साहित्य के माध्यम और इन सभी माध्यमों से राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया, लोगों में चेतना उत्पन्न हुई, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई कि नहीं, हम भी भारत को आज़ाद कराएंगे, हम आज़ाद भारत में रहना चाहते हैं, हम किसी का गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा, भारत माता की छवि का रूप लेने लगे, यानी पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत माता का सबसे पहले जो छवि यानी मूर्ति का निर्माण किया गया, तो उससे लोग प्रेरित होकर के राष्ट्रवाद का भावना उनमें उत्पन्न होने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, यानी कथाओं के द्वारा भी राष्ट्रीय पहचान हुई और राष्ट्रवाद के लिए लोग उत्तेजित हुए। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा। जब हमारा झंडा का रूप आया, झंडा का जब उत्पत्ति हुई हमारे झंडा का, तो लोग इसे राष्ट्र का सर्वोपरि चिन्ह के रूप में मान करके उनमें राष्ट्रवाद की भावना का उसमें विकास हुआ। इतिहास की पुनर्व्याख्या, यानी लोग इतिहास को भी पढ़ करके, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़े लिखे थे, इतिहास पढ़ करके भी उनमें क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जन्म हुआ। अब पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध हम लोग को पता है 1914 से 1918 तक हुई थी, और ये जो युद्ध था, सबसे पहले जान लेते हैं, ये जो युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, ये भारत इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश शासन था, लेकिन ब्रिटेन जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था और महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में शामिल था। और भारत अंग्रेज का यानी ब्रिटेन का गुलाम था, तो औपनिवेशिक देश होने के कारण भारत की कुछ इच्छाएं थी, लालसा थी कि हम अभी ब्रिटेन का साथ दें विश्व युद्ध में, ताकि हमें भी भविष्य में युद्ध के बाद हमें भी वो क्या करे, थोड़ा हमें आज़ाद होने में या हमें कुछ रियायत देने में, संवैधानिक रियायत देने में हम भारतीय लोगों को सोचे या मदद करे। तो इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो महात्मा गांधी और जो भी हमारे देश के नेता थे, वो यह शर्त रखी थी कि अंग्रेजों ने पहले बोला कि भारतीयों को आइए हमारे साथ युद्ध में हमारा मदद कीजिए, हमारे ओर से लड़िए, हमारे तरफ से लड़िए इस युद्ध में। तो भारत के लाखों सैनिक जो है सो इस युद्ध में लड़े थे, हजारों सैनिक मारे भी गए थे, हजारों बुरी तरह से घायल हुए थे। लाखों सैनिक ने, भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए, यहाँ के नेताओं के कहने पर कि अगर हम अभी ब्रिटेन को साथ देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो ये हमें युद्ध के बाद हमको आज़ाद करेगा, या हमें स्वशासन यानी खुद का शासन करने के लिए, खुद का नियम कानून के अनुसार हमें हमारे देश चलाने के लिए हमें आज़ाद करेगा या हमें अधिकार देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो अंग्रेज ऐसा नहीं किया, अपने वादे से मुकर गया और उल्टे रॉलेट एक्ट जैसा घटिया कानून यहाँ पे लागू कर दिया। और रॉलेट एक्ट को
बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें जबरदस्ती किसी को भी बिना मुकदमा किए हुए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो यह जो बहुत ही काला कानून यानी घटिया कानून था, जिसका विरोध भारतीयों ने किया था। यानी भारतीयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का यानी ब्रिटेन का को जो प्रथम विश्व युद्ध में सहायता किया था, तो यह सोच करके ब्रिटेन हमें युद्ध के बाद हमें सहूलियत देगा हमारे नागरिकों को, लेकिन ये उल्टा ऐसा ऐसा कानून ला दिया जैसे रॉलेट एक्ट, जो जिसे काला कानून बोलते हैं, भारतीयों के खिलाफ था। तो देखते हैं युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई थी। यानी भारत से सिर्फ सैनिक ही नहीं गया था, भारत जो है अन्य जो भी खर्च हुआ था उसमें पैसा दिया था ब्रिटेन को अपने देश से, और बहुत सारे अन्न अनाज जो भी खाद्यान्न था वो भी दिया था, पैसा भी धन भी दिया और सैनिक भी दिया। हर तरह से धन बल मन सबसे ये भारत जो है सो उसको प्रथम विश्व युद्ध में सहायता किया था। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। स्वाभाविक है, अगर किसी देश पर युद्ध में कोई देश शामिल होता है तो उसे भारी हानि होती है, आर्थिक रूप से बहुत हानि होती है। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गई। स्वाभाविक है, 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए, क्योंकि युद्ध में बहुत ही आर्थिक क्षति होती है, जिसको रिकवर करने के लिए देश को चलाने के लिए टैक्स को सरकार को बढ़ाना मजबूरी हो जाता है। वैसे भी उस समय जो सरकार था वो ब्रिटिश था, जो तो ऑलरेडी बढ़ाएगा ही, क्योंकि वो तो हमें गुलाम बनाया हुआ था। दाम बढ़ने से आम आदमी अत्यधिक परेशान हुए। ग्रामीण इलाकों में से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। यानी ग्रामीण जो लोग थे वह सेना में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो विश्व युद्ध में वो डरते थे। स्वाभाविक है, कोई भी डरेगा, वो जाना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको जबरदस्ती जो है धर धर के उनको क्या किया गया था, सेना में भर्ती कराया गया था। कुछ लोग लालच से भी गए थे, जो भारतीय सैनिक कुछ थे वो पैसा कमाने के भी लालच से गए थे, कुछ राष्ट्र हित के को देखते हुए भी गए थे। यानी तीनों तरह के लोग गए थे सैनिक में, कुछ जबरदस्ती, कुछ अपने फायदे के लिए और कुछ राष्ट्रहित को देखते हुए गए थे। तो भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू और महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख यानी 1,20,00,000 से 1,30,00,000 तक लोग मारे गए थे। यानी ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण इतना बड़ा त्रासदी भारत में हुआ, और इसी त्रासदी के कारण लगले जो है क्या हुआ था, भारत में अकाल भी पड़ा था। वो इतिहास का सबसे बड़ा अकाल था जो भारत में पड़ा था। बहुत लोग भूखे मरे थे, खाने को तरस तरस कर मरे थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के ये सब कारण था जो भारत में इतना समस्या उत्पन्न किया था। सत्याग्रह का विचार। अब आगे देखते, जब विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज जो है अपने वादे से मुकर गया, तो लोगों में यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे साथ वादा करके वादा खिलाफी किया, धोखा दिया। तो लोगों में बहुत गुस्सा पनप गया, और ये गुस्सा धीरे धीरे राष्ट्रवाद में पनपा। लोगों में चेतना हुआ, लोग जागरूक हुए कि हम कुछ भी कर देंगे, ये अंग्रेज हमारा कभी नहीं होगा, हमारा अधिकार कभी नहीं देगा, तो हमें अपने खुद से लड़कर लेना होगा। इसलिए लोगों में राष्ट्रवाद का चेतना भड़कने लगी। सत्याग्रह का अर्थ है यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरे विश्व को महात्मा गांधी ने सुझाया है, जो हमारे राष्ट्रपिता है, भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया, यानी असत्य और अहिंसा दोनों के महात्मा गांधी पुजारी थे। जो झूठ सत्य के लिए लड़े और वह कभी हिंसा नहीं के, यानी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी का मानना था कि
यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आया? अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। यानी कोई सत्याग्रह करके यानी अनशन, अनशन को ही सत्याग्रह का रूप जाना जाता है। अनशन करके बिना लाठी तलवार या बिना हिंसा किए हुए भी वह जीत हासिल कर सकता है। यह महात्मा गांधी का विचार था और उन्होंने यह सिद्ध भी किया और पूरे विश्व को भी बताया कि सत्य और अहिंसा से बड़ा युद्ध भी काम को किया जा सकता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का आरंभ, यानी महात्मा गांधी भारत में कौन कौन से सत्याग्रह यानी आरंभ किए थे तो देखते हैं एक नज़र में। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी महात्मा गांधी वहाँ पढ़ाई करने गए थे, वकालत का पढ़ाई किए, बैरिस्टरी का भी पढ़ाई किए, लंदन में भी पढ़ाई किए थे, अफ्रीका में भी, लंदन से वो अफ्रीका गए थे। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय भारतीय 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताते हैं, एक मिनट, ध्यान नहीं आ रहा है। तो गांधी जी जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण यानी बिहार में 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। यानी बिहार के चंपारण में 3 कट्ठिया पद्धति थी, जिसमें प्रति 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी का कंप्लेन लेकर के, शिकायत लेकर के राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले थे लखनऊ में। तो महात्मा गांधी यहाँ आने के लिए अपनी राजी दी कि हम आएंगे बिहार में और किसानों की समस्या को सुनेंगे। तो 1917 में उन्होंने बिहार में आए और चंपारण में क्या किए थे, प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे, जो काफी सफल हुआ और यहाँ के किसानों को इसमें रियायत भी दिलाए थे। इसको बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस ये किस लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब बिहार में सफल आंदोलन किए महात्मा गांधी, उसके बाद 1917 में, उसी वर्ष 1917 में गुजरात के किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन किया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। यानी उस समय भारत में प्लेग महामारी आया था, जैसे इस बार 2020-21 में जैसे कोरोना आया था महामारी, उसी प्रकार 1917-18 के आसपास भारत में प्लेग महामारी आया था, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। उसमें भी बहुत सारे लाखों आदमी मारे गए थे। तो एक तो ये महामारी था, दूसरा फसल जो है सो खराब हो गया था किसानों को, जिसके कारण वह अतिरिक्त जो कर था, जो टैक्स था, वो चुकाने की हालत में नहीं था किसान। तो इसीलिए वो महात्मा गांधी किसानों के समर्थन में आकर के वो सत्याग्रह किए थे, यानी किसानों का समर्थन किए थे। उसके बाद आगे अहमदाबाद यानी गुजरात में 1918 में कपड़ा मिल में, यानी कपड़ा का जो कारखाना था, उसमें काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। यानी फिर अहमदाबाद में एक खेरा के बाद जो किसानों के समर्थन में जो किए थे, उसके बाद उन्होंने गुजरात में
कपड़ा मिल के जो मजदूर था उनके समर्थन में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए, उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की। उसके बाद रॉलेट एक्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने वादा खिलाफी किया था भारत से कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए कहा गया अंग्रेजों के तरफ से। तो भारतीय नेताओं और यहाँ के सिपाहियों ने इसलिए गए थे उनका सहयोग करने के लिए युद्ध में, कि युद्ध के बाद अंग्रेज जो है हमें स्वशासन में सहयोग करेगा, हमें आज़ादी में हमें जो भी आज़ादी में ये हमारा मदद करेगा, यानी हमें कुछ रियायत देगा कानून में, जिससे हम अपना जो स्वशासन यानी अपना शासन करने के लिए हमें मदद मिलेगा, भारतीय लोगों को सुविधा मिलेगा। लेकिन वादा खिलाफी किया, ऐसा नहीं किया अंग्रेज, और उल्टे क्या किया था, 1919 में रॉलेट एक्ट लाया था जिसे काला कानून बोलते हैं। यह कानून, इस कानून को बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी अपराध के भी किसी को भी पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करके मारा पीटा जा सकता है, ऐसा कानून था। तो यह बहुत ही घिनौना और काला कानून था भारतीय लोगों के लिए। तो रॉलेट एक्ट का मुख्य जो प्रावधान था कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। यानी बिना मुकदमा के, आप पर कोई केस नहीं है, फिर भी आपको 2 साल तक के लिए ये जेल में रख सकते थे, इतना घटिया कानून था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए। तो पता है कि जैसे ही अंग्रेज अपना वादा से मुकरा तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद का भावना उभरने लगा। इससे अंग्रेज थोड़ा सा घबराया कि अब क्या, अब हमारे खिलाफ भारतीय जो है साजिश करने लगे। तो इसलिए ऐसा कानून लाए कि हम किसी को भी अपना मनमाने ढंग से क्या कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, उनका दमन कर सकते हैं, यानी उनमें जो राष्ट्रवाद की जो चेतना का जो जागृति हो रही है उसको हम दमन कर सके। रॉलेट एक्ट का अन्यायपूर्ण क्यों था, तो भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया गया था, स्वाभाविक है। भारतीय सदस्यों की सहमति बगैर पास किया गया था, यानी इसमें किसी भी भारतीय नेता का सहयोग या सहमति नहीं लिया गया था, विचार विमर्श नहीं किया गया था, डायरेक्ट जैसे यह कानून पारित कर दिया गया था और लागू भी कर दिया गया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का परिणाम हुआ 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जाता है। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस इत्यादि होते हैं, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल होती है, दुकानें बंद हो जाती है, स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया, बैंक डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले होने शुरू हो गए। ये सब क्या हुआ, किसके द्वारा ये सब किया गया, ये सब जो है, ये सब हड़ताल, ये सब जुलूस, जो भी वर्कशॉप था यानी रेलवे वगैरह में सब जगह हड़ताल कर दिया, जो भी वर्कर था भारतीय, जो मजदूर था, दुकानें बंद हो गई, स्थानीय लोगों को अंग्रेजों को द्वारा क्या किया गया, हिरासत में लिया गया और कई जगह हमले भी शुरू हो गए। रॉलेट एक्ट 1919 को अब विस्तार से थोड़ा देखते हैं। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, यानी यह काउंसिल है, अंग्रेजों का काउंसिल था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, जिसमें किसी भी भारतीय नेताओं से सहमति नहीं ली गई थी। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया। गजब हाल है। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था, यानी बिना वकील का भी ये केस चल सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान से भारी समर्थन प्राप्त हुआ गांधी जी को, अलग शहरों में के लोग इसे समर्थन में निकल पड़े, दुकान वगैरह जो भी था, कारखाना मजदूर, वो सब अपना बंद करके हड़ताल पर चले गए।
अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों को पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बनाया गया। महात्मा गांधी को भी दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अब इसी के बाद होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जो भारतीय इतिहास का सबसे घिनौना अंग्रेजों द्वारा करतूत था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जो प्रदर्शनकारी थे, जो जालियांवाला बाग जो अमृतसर में था, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना जुलूस वगैरह कर रहे थे, उस पर जो है सो अंग्रेजी पुलिस जो है उन पर क्या किया था, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंपी गई थी। ये जनरल डायर जो है, ये यही था जिम्मेवार बहुत सारे भारतीय लोगों को मारने के लिए यही जिम्मेवार था। इसी के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी जालियांवाला बाग में, और हजारों जो निहत्थे जो भारतीय थे वो मारे गए थे। जालियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उसी दिन हुआ था जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी, यानी पर्व भी था पंजाब में बैसाखी। उसी दिन यह घटना हुई। ग्रामीणों का एक जत्था जालियांवाला बाग में एक बाग में लगे मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का संकीर्ण यानी छोटा रास्ता था, वह फिर उससे निकल नहीं सकती थी। छोटा एकदम संकीर्ण रास्ता था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। इस तरह जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए, यानी क्रोध से। हड़तालें होने लगी, पुलिस मार्च करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे भारतीयों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया था, लोगों को अपमानित और आतंकित किया। बहुत सारे जुर्म करने लगे जो भारतीय ब्रिटिश जो पुलिस थे। लोगों को गोरे मारे गए तथा गुजरात पंजाब के गांव पर बम भी बरसाए गए। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रॉलेट एक्ट मुख्यतः जो है शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए, यानी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अगर दोनों में एकता हो जाएगी तो हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा जो अभियान है उसे हम सफल बनाएंगे और अपना जो हमारा जो उद्देश्य है देश को आजाद करने, इसमें हम सफल हो जाएंगे। इसके बाद है खिलाफत का मुद्दा आया। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वह तुर्की से प्रेरित था, यानी यह भारत से प्रेरित नहीं था, लेकिन भारत में भी जो मुसलमान वर्ग के लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे और खिलाफत आंदोलन यहाँ भी शुरू किए थे। किनके द्वारा? तो अली बंधुओं के द्वारा मुंबई में 1919 में ही एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। क्यों उठाया? तो रॉलेट
रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। रॉलेट एक्ट के बाद उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया था। यानी महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में जो अपना समर्थन दिए थे, भारतीयों को जो भी समर्थन दिलाए थे, वो इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एकता हो सके और दोनों हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करें और इससे हम देश के आज़ादी में अहम भूमिका निभा सकें। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।